आज हम लोग मोशन की चर्चा करते हैं। मोशन माने होता है गति। गति कहते किसे? अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो, इसको हिंदी में कहते हैं गति। गति क्या होता है? अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो, अगर समय के साथ विस्थापन हो, तो उसको हम गति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम हैं और गति कर रहे हैं, गति करने का मतलब मैं यहाँ पढ़ाने बैठा हूं और पढ़ाता रहा 1 घंटे तक, मैं 1 इंच नहीं हिला, कुर्सी पे बैठा रह गया, तो मैंने कोई भी मोशन नहीं किया, वो मेरा कोई भी मोशन नहीं कहलाएगा, वो मेरी कोई गति नहीं कराएगी। सबसे पहले हमको क्या कहते हैं कि ये जानना जरूरी है कि गति है क्या चीज, उसको हम जानेंगे तभी हम कोई चीज को आगे एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो गति वह है कि अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम गति कहते हैं। हम यहाँ पे साइकिल से बैठे और डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा, यहाँ से क्या कहते हैं कि हम कुछ दूर चले गए, यहाँ से कुछ दूरी पे चले गए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पे, तो ये क्या कहलाएगा? ये मोशन की अवस्था कहलाएगी, गति की अवस्था कहलाती है। गति की अवस्था में समय के साथ स्थिति में वस्तु की परिवर्तन हमेशा होता रहता है, इसे हम गति की अवस्था कहते हैं। आपके बात समझ में आ गई? अब है समान गति और असमान गति किसे कहते हैं? जब पूरे यात्रा में चाल एक समान बनी रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? समान गति कहते हैं। असमान गति उसे कहेंगे जब पूरे यात्रा में चाल असमान बनी रहे, कभी बढ़े कभी घटे। जैसे मोटरसाइकिल चलाते मार्केट में गए, कभी स्पीड बढ़ गई कभी घट गई, तो वहां पे क्या होगा? वह असमान गति कहलाती है। तो ये समान और असमान गति के बारे में हमने चर्चा की। दूसरी बात अब आते हैं कि गति के बाद अब मोशन में हमारे पास इसको पढ़ने के लिए 1-2 चीजें और जाननी जरूरी थी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या बात है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है क्या चीज, ये पहले जान जाइए। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसको कि हम अदिश राशि कहते हैं, हिंदी में इसको अदिश राशि कहते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ कह रहा है कि दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है, माने कि उसके परिमाण की जरूरत पड़ती है, उसका क्या मात्रक है, क्या मान है, वही उसी की जरूरत है। उसके साथ किसी भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ अदिश राशि, अ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसके साथ दिशा की कोई जरूरत ना हो उसको हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एकदम सीधे सीधे बात समझ जाओ। अदिश, स्केलर माने अदिश, अ माने नहीं, अदिश माने दिशा, जिसके साथ दिशा की जरूरत नहीं हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब दूसरी बात पे हम चर्चा करते हैं। अब किन किन चीजों के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनको देखने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें हमने एग्जांपल दिया मास। मास माने द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब हुआ कि अगर हम किसी चीज को तौल रहे हैं तो उसमें किसी डायरेक्शन या दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने किसी चीज को नीचे तौला 1 किलो चीनी तो 1 किलो ही रहेगी, दुकान पे तौला के लाए तो दुकानदार के पास भी वो एक क्वांटिटी रहेगी, उसका मास जो है एकदम इक्वल 1 किलोग्राम ही बना रहेगा, 1 किलोग्राम ही बना रहेगा। वो क्या कहते हैं? क्लियर है। तो उसको कहीं पे भी ले जाए, किसी भी डायरेक्शन में ले जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे के तैसे बने रहती है। दूसरी क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ जो है कहीं पे भी नापी जाए। हम कपड़ा गए कटवाने, 1 मीटर का लाए, 2 मीटर पैंट का कपड़ा कटवाना है, शर्ट का कपड़ा 2.5 मीटर कटवा के लाए, हमने उसको क्या कहते हैं कि कहीं पे भी नपाया, उसको पे ला के नापे तो 2.5 मीटर रहेगा। उसको हमने क्या कहते हैं कि ले जाके दर्जी के पास दे दिया और उससे कहा कि नाप के बताइए कितना मीटर है, वो अभी उसको 2.5 मीटर ही बताएगा, वो कभी भी 3 मीटर या 4 मीटर उसको नहीं बताएगा। तो ये क्या है? लेंथ का मान भी उस पर आधारित है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में आधारित है। ये कभी भी क्या कहते हैं घट बढ़ नहीं सकता, चाहे कहीं भी हम चले जाए। दूसरा है टाइम। टाइम भी क्या है? हमारा क्या कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। चाहे हमारे कमरे में घड़ी रखा है, आपके कमरे में नापा जाए,
किसी भी दिशा में रख के नापा जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर भी रख के नापे, ऊपर नीचे कहीं भी रख के नापे, तो आप घड़ी में टाइम हमेशा एक समान पाएंगे, उसके मान से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये क्या कहते हैं कि ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी माने होता है घनत्व। घनत्व क्या होता है? वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। जो मास दिया गया है उसमें वॉल्यूम से अगर भाग दिया जाए तो उसकी डेंसिटी पता चलती है। डेंसिटी माने होता है घनत्व। घनत्व माने घनापन, उसके पार्टिकल्स कितने नजदीक नजदीक हैं आपस में, एक दूसरे से कितने इंपैक्ट है, वह क्या कहते हैं कि घनापन कहलाता है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो इसको भी नापने के लिए हमें जैसे लोहा ले लिया, लोहा का डेंसिटी, हमने पारा ले लिया, पारे की डेंसिटी Hg की डेंसिटी अलग आती है, वो लोहे से 13 गुना भारी होता है। जिस डिब्बे में हमने लोहा लिया है उसमें 1 किलो आएगा, उसी डिब्बे में हमने पारा भर लिया तो वो 13 गुना आएगा, 13 किलो आएगा। 13 किलोग्राम क्यों? उसकी डेंसिटी अधिक हो गई। वॉल्यूम हमारा बराबर है, हमने जो डिब्बा लिया था वो 1 लीटर वाला लिया था, वहां भी 1 लीटर वाला इसके लिए भी ले लिया है, लेकिन उसका क्या वेट अधिक आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा डेंसिटी अधिक होगी उसकी। डेंसिटी माने घनत्व, उसके पार्टिकल्स काफी नजदीक नजदीक है लोहे के पार्टिकल्स के तुलना, मतलब कि लोहे से 13 गुना ज्यादा नजदीक पार्टिकल्स जो है हाइड्रोजन के, Hg के, पारा के। तो ये क्या है, डेंसिटी के लिए भी हमारी कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। डेंसिटी चाहे उसकी कहीं पे भी नापी जाए, चाहे नीचे नाप दे ग्राउंड फ्लोर पे, चाहे ऊपर वाले फ्लोर पे नाप दे, चाहे आपके घर पे जाके नापे, हर जगह उसकी डेंसिटी बराबर आएगी। इसके लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन की जरूरत ना होने के कारण डेंसिटी का मान क्या होता है? डेंसिटी बराबर, आप लोग याद रखिए, हमेशा सवाल लगाने को भी आएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो हमको डेंसिटी मिल जाएगी। डेंसिटी का मान हम किसी पे क्या करते हैं? निकालते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास में हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वह डेंसिटी निकल जाती है। और दूसरी चीज, अब हम आगे चलते हैं, आगे वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, ये हमारा सबको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहते हैं कि क्या कौन सी क्वांटिटी है। फिर वेक्टर क्वांटिटी पे अगर हम आए तो वेक्टर क्वांटिटी वह होती है जिसमें मास के साथ हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। मतलब these physical quantities requires the magnitude as well as the direction express them। इनको एक्सप्रेस करने के लिए मास के साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, और इनको लिखते हैं तो उसके ऊपर ऐसे तीर का निशान हम ऐसे बना देते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट हमको लिखना है तो उसके ऊपर तीर का निशान बनाएंगे, तो तीर का निशान ये बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी को निरूपित करता है। वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमको उस पर तीर का निशान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर क्वांटिटी में क्या कहते हैं कि हमको दिशा की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। इसको तीर के निशान से क्या करते हैं? दिखा देते हैं। अब इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए से चलना चालू किया किसी ने, वो 10 मीटर इधर गया, इधर गया, ईस्ट साइड में गया, ये इधर ईस्ट होता है। अगर हम कॉपी पे इस तरह से बनाते हैं तो ये डायरेक्शंस होते हैं मेरे। डायरेक्शन इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर सॉरी ऊपर नॉर्थ होता है, और इधर वेस्ट होता है, और ये साउथ होता है। इस तरह से क्या कहते हैं कि डायरेक्शंस दिए होते हैं। और ये 90 अंश पे घुमाव होता है, 90 डिग्री पे 4 इक्वल पार्ट्स में। अब देखिए ईस्ट की तरफ हो गया 10 मीटर, फिर ये चला गया किधर? साउथ की तरफ चला गया 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक, साउथ डायरेक्शन में। फिर यहाँ से कहाँ गया ये? यहाँ से फिर वेस्ट डायरेक्शन में घूम गया 10 मीटर, फिर यहाँ से नॉर्थ गया 30 मीटर। अब पूछ दिया जाए इसका ए से डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो व्यक्ति ए से चला था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट।
जो डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच होगी, ये सवाल आएंगे, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। जो इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये जो होगी, ये अगर हम मान लें यहाँ पे अगर बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा इसका। ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये बता रहा है कि ए से किस दिशा में वो जा रहा है। अब वो क्या था, ए से गया था पूर्व दिशा में, लेकिन वर्तमान में वो किधर जा रहा है? इसे वो पश्चिम उत्तर की दिशा में जा रहा है, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में वो जा रहा है। वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? आप यहाँ देख रहे हैं, इधर इधर पश्चिम है और ये ऊपर उत्तर है, उसके बीच में ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति अब जो है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। आपके पास सवाल आएंगे इस तरह के, पूछने के लिए आएंगे, कि पूछा जाएगा कि बताइए वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको बता सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसके संग हमको क्या होती है, डायरेक्शन के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने इंजेक्ट कर दिया। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है वो एक साइड चलती है, दूसरी ओर नहीं चलती। तो बंदूक से निकली गोली की वेलोसिटी होती है, लाइट की एक वेलोसिटी होती है, इसको v से डिनोट किया जाता है, v से डिनोट किया जाता है। और ये क्या कहते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें घूमती नहीं। जैसे प्रकाश की किरण इधर उधर घूम के नहीं जाती है, सीधे डायरेक्शन, इधर निकली उधर चली जाएगी। बंदूक से निकली गोली, धनुष से निकला हुआ तीर, ये हमेशा क्या करेगा, एक सीधे डायरेक्शन में जाएगा। इसके लिए क्या कहते हैं कि वेलोसिटी कहा जाता है, इसके चाल को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ क्या किसकी जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलेटर आप लोगों ने मोटरसाइकिल में सुना होगा। एक्सीलरेटर क्या करता है, किसी वस्तु की गति को बढ़ाता है। एक्सीलरेशन माने त्वरण, यानी कि वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और जो वेग परिवर्तन की दर है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या करता है, तुमने देखा एक्सीलेटर होता है, इसको ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से लिखा जाता है एक्सीलरेशन को। और ये क्या कहते हैं, तुमने मोटरसाइकिल में देखा होगा कि एक तरफ एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर उसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो त्वरण बढ़ाता है, उसके वेग को परिवर्तित करता रहता है। तुम देखते हो जैसे जैसे एक्सीलेटर को, गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। तो एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि ए बराबर क्या, अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, इनिशियल, फिर से हम लिख दे रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v, एंड a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u बाई, ठीक है। v माइनस u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी, और c क्या है, टाइम। और ये किसमें होगा, ये सेकेंड में, और ये सेकेंड में रहेगा तो ये मीटर, इसकी क्वांटिटी मीटर रहेगी। अगर एक सेकेंड में है तो दूसरा मीटर में रहेगा। इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत बड़ी चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये प्रूव करने को भी आता है। एक्सीलरेशन जो है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड जो होता है, वह एक्सीलरेशन कहलाता है ए। और यहाँ से गति का, न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारा निरूपित होता है। इसको हम डिराइव करते हैं। ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए 2 नंबर में एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए हमने मोटरसाइकिल चला रहे थे, शुरू में 80 की स्पीड से चल रही थी, बाद में उसकी स्पीड हम देखते हैं कि 10 सेकेंड बाद, सॉरी पहले वो क्या कहते हैं 20 की स्पीड से चल रही थी, 0 से चलना चालू की, खड़ी थी मोटरसाइकिल, चलाना चालू किए, या बीच रास्ते में नाप रहे हैं 20 पे चल रही थी। अब फिर हमने एक्सीलेटर दबाया और देखा 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 80 हो जा रही है।
80 हो जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी हो गई 80 माइनस 20, 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 60 किलोमीटर का चेंज आया। अब 60 किलोमीटर स्पीड में चेंज आया और उसका समय कितना लिया गया? 10 सेकेंड। तो हम 10 से डिवाइड कर दिए तो उसका एक्सीलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी वेलोसिटी का क्या कहते हैं कि एक्सीलरेशन का मात्रक कैसे निकला। अब देखिए वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मात्रक होता है ऊपर अगर लिखते हैं मीटर पर सेकेंड और टाइम का मात्रक सेकेंड। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड नीचे आएगा मीटर अपॉन सेकेंड क्रॉस सेकेंड, दिस इक्वल टू हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए क्या कहते हैं कि इसमें दो चीजों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या किया, इसकी मात्रक हो जाएगा। कैसे आया ये भी हमने आपको बता दिया कि ये मात्रक हमें कैसे मिला। वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, उसका टाइम का मात्रक हमने सेकेंड को जब नीचे लाए तो मीटर अपॉन सेकेंड क्रॉस सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर दिस इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि अब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये कह रहा है ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाई वन इक्वल टू बी माइनस यू बाई ई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू बी माइनस यू को इधर ले आए तो बी बराबर हो गया u प्लस ए। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इस पे हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ पे सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए एक्सीलरेशन से हमने बात शुरू की थी यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डिराइवेशन आपको बता दिया, कैसे डिराइव हमको करना है परीक्षा में, ये बात आपको हमने क्लियर कर दी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन को क्यों रखा गया है वेक्टर क्वांटिटी में। एक्सीलरेशन को वेक्टर क्वांटिटी में रखने के पीछे रीजन ये है कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में लगता है तो वह क्या करता है? वह चाल को बढ़ाता है, जिसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं, और रिटार्डेशन हो जाता है वही एक्सीलरेशन जब वो हम घटाना चालू करते हैं। एक्सीलेटर को अगर पीछे की ओर रिवर्स कर दे तो स्पीड डायरेक्टली 80 से घट के 60 से 20 पे आ जाएगी, या 10 पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। तो एक्सीलरेटर जैसे ही डाउन करते हैं वैसे ही क्या होता है? स्पीड भी डाउन हो जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जब स्पीड डाउन होगी तो वहां पे क्या होगा? हमारी इनिशियल वेलोसिटी पहले 80 पे चल रही रहेगी गाड़ी, और जब हम घटा देंगे तो वो हो जाएगी 20 पे। तो फाइनल वेलोसिटी v का मान ये हो गया, u का मान ये हो गया, v माइनस यू करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 80, ये बराबर हो जाएगा 60 माइनस का जाएगा। माइनस का जब 60 आ गया तो निगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन, जो निगेटिव साइन उसमें आ गया है वह रिटार्डेशन को प्रदर्शित कर रहा है, वह आपके मंदन को प्रदर्शित कर रहा है। रिटार्डेशन को मंदन कहा जाता है हिंदी में, मंदन। ठीक है, अब त्वरण कहा जाता है एक्सीलरेशन को। तो यहाँ पे आप एक्सीलरेशन और मंदन को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। एक्सीलरेशन क्या है और रिटार्डेशन क्या है, क्योंकि सवाल लगाते समय हमें वेलोसिटी की जरूरत है, इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है और मंदन की जरूरत है। आगे हम बात करते हैं चीज की और कि अगर कोई चीज इनिशियली रेस्ट अवस्था में है, विरामावस्था में है, मतलब रेस्ट मतलब कि विराम की अवस्था में, गाड़ी चुपचाप खड़ी है, चल नहीं रही, मोटरसाइकिल जस की तस खड़ी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। पत्थर का टुकड़ा छत के ऊपर से फ्रीली अगर छोड़ा जा रहा है, मुक्त अवस्था में छोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा? वो जब छत के ऊपर फ्री अवस्था में था तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लास्ट वेलोसिटी हम निकालेंगे जब वो अंतिम वेलोसिटी पे वो पहुंचेगा। इसी तरह जब गाड़ी में ब्रेक लिया जाता है तो ब्रेक लेने के बाद गाड़ी रुकते समय उसकी लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाती है। सवाल में इस बात को ध्यान रखना है, अगर गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर गाड़ी को हम रोकते हैं तो उसकी लास्ट वेलोसिटी क्या है? 0। अब दूसरी चीज हम समझ लें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। डिस्टेंस माने होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट माने होता है विस्थापन।
दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। अब देखिए, हम जैसे उदाहरण लिए थे, एक व्यक्ति यहां से ए पॉइंट से चल रहा है, ये 10 मीटर चला, बी पे पहुंचा, फिर यहां से 10 मीटर चला, सी पे पहुंचा, सी से फिर आगे की तरफ 20 मीटर चला, डी पे पहुंचा, डी से फिर ऊपर की तरफ 30 मीटर चला, ई पे पहुंचा। तो अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस जो होगी हम सबको जोड़ देंगे, डिस्टेंस हम जोड़ देंगे 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, दिस इक्वल टू 30 20 50 और 20 70 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी हम ग्राफ पे जब बनाएंगे तो ग्राफ से हम नाप कर बता देंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो हमको आशा है कि आपको वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में डिफरेंस और एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आसानी से समझ गए होंगे और कोई उसमें दिक्कत नहीं आई होगी। हेलो हेलो, यस सर। अतुल आवाज आ रही है क्या? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस बारिश सर। की वजह से नेट छोड़ दिया था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। अब आप लोग हमको बताइए कि जितनी बात बताई गई इसमें आपको कोई डाउट हो तो अपना अपना डाउट लोग बोलिए। विकास, सूबी और प्लस अतुल, आप लोगों का जो भी डाउट हो उस डाउट को हमारे सामने